Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing very well. So in today's video we will look into the physiology of the capillary wall, how it is going to take part in the microcirculation process, and what will be the interstitial and colloid osmotic pressures. Assalamualaikum everyone, hope you guys are doing well. Welcome back to my channel, and today's video we are going to discuss about the physiology of the capillary wall, how it is going to participate in the microcirculation process, and what will be the starting forces that are going to make this capillary wall leaky. So microcirculation is actually the transport of nutrients to the tissues or removal of the cell waste products और excreta, like वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, तो वो कैसे ऑक्सीजन डिलीवर होगा, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिलीवर होंगे, किस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट एक्सक्रीट जो मटेरियल्स हैं वो कैसे टेक आउट होंगे. अब ये किसके थ्रू पॉसिबल है? दिस माइक्रोसर्कुलेशन इज पॉसिबल थ्रू द कैपिलरीज. कैपिलरीज के थ्रू क्यों पॉसिबल है? बिकॉज वॉल ऑफ कैपिलरीज आर थिन, कंटेन्स सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. अगर हम कैपिलरी वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो पैसेजवे होते हैं जो कि इंटीरियर को एक्सटीरियर के साथ कैपिलरी वॉल को कनेक्ट कर रहे होते हैं. किस तरह जो लीकेज है वो पॉसिबल होती है. वो दो हमारे पास जो पैसेजवे हैं, वन इज द इंटरसेलुलर क्लेफ्ट. इंटरसेलुलर मीन बिटवीन द सेल्स. हमारे पास क्लेफ्ट्स हैं यानी कि स्पेसेस हैं. सेकंड इज प्लाज्मा लीमल वेसिकल्स और कैवियोले हम इनको बोलते हैं. ठीक है, तो छोटी छोटी सी वेसिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी. अब इस स्ट्रक्चर को हम चेक कर लेते हैं. तो ये हमारे पास कैपिलरी वॉल है हमारे पास. ठीक है, ये जो ब्राउन से शो की हुई है ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स हैं जो कैपिलरी बना रहे हैं. इन एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में अगर आप देखें तो स्पेसिस हैं, इनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स. और कुछ जगहों पे ये एंडोथेलियल सेल्स की जो वॉल्स हैं वो इनसाइड इन्वेजिनेट की हुई हैं. अगर आप देखें ये इनसाइड की हुई हैं मूव. ये इनसाइड मूव करने ये जो किए हुए हैं स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं कैविओलास या फिर प्लाज्मा लिमल वेसिकल्स. क्योंकि ये यहाँ पे क्या करेंगी कि बाहर कोई भी स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटरस्टिशियम प्रेजेंट है. तो इस इंटरस्टिशियम से कोई भी जो प्लाज्मा प्रोटीन होगी, कोई एल्ब्यूमिन होगा, कुछ भी होगा, वो हमारे पास इसके अंदर आएगा, इन्वेजिनेट करेगा, और ये हमारे पास इनसाइड ब्रेक करके एक वेसिकल बना देगी. ये वेसिकल आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होगी हमारे पास टुवर्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ जाकर रिलीज आउट कर देगी उस प्रोडक्ट को. तो इस तरह से हमारे पास जो प्लाज्मा लिमल वेसिकल्स हैं, ये कैविओले हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस दिस कैपिलरी वॉल. जो कैविओलाज हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि उनमें एक प्रोटीन होती है जिसको कैविओलिन कहते हैं, और ये प्रोटीन आगे से एसोसिएटेड होती है विद द फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड एंड अ कोलेस्ट्रॉल. तो हमारे पास जो इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स हैं उनमें से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इजीली डिफ्यूज करके दूसरी साइड पे मूव कर जाएंगे. लेकिन जो हमारे पास बड़े पार्टिकल्स होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका क्या होगा कि सबसे पहले वो एंडोसाइटोज होंगे, फिर ट्रांससाइटोसिस होगी उनके. सो ट्रांसपोर्टिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स विल पास थ्रू कैवियोला बाय एंडोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस. अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया जो नॉर्मली पढ़े हुए हैं हर कैपिलरी मेम्ब्रेन के अंदर. दीज इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स एंड प्लाज्मा लिमल वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन ऑल कैपिलरीज. लेकिन जो कुछ ऑर्गन्स हैं उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके दरम्यान में बहुत ज़्यादा जंक्शंस टाइट होंगे. वो टाइट जंक्शंस क्यों होंगे? ताकि वहाँ से हमारे पास जो बड़े सब पार्टिकल्स हैं वो पास ना कर सकें. क्योंकि अगर वो पास करेंगे हमारे पास, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन या ये सब कुछ लीक होगा, तो ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, एडीमा डेवलप हो जाएगा. इसलिए ब्रेन के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके दरम्यान में बहुत ज़्यादा टाइट जंक्शंस हैं कि सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ वो इन और आउट मूव करें. लिवर जो है, लिवर के दरम्यान जो सेल्स के दरम्यान स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है. वो किस लिए ज़्यादा है? ताकि प्लाज्मा प्रोटीन्स तक इवन इनसाइड और आउटसाइड मूव करना शुरू करते हैं. जीआईटी के अंदर जो है पोर जो है वो इंटरमीडिएट से साइज़ के, इन दोनों के निस्बत. क्यों इंटरमीडिएट साइज़ के? क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने ग्लूकोज और ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं एब्जॉर्ब करने हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हैं. ग्लोमेरुला ऑफ किडनीज की बात करें तो वहाँ पे स्मॉल ओवल विंडोज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, एक नई किस्म की विंडोज हैं जिनको हम फेनेस्ट्रा बोलते हैं. और ये किस लिए प्रेजेंट है? ताकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं, सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्ब, वो सब इसमें से पास कर दें. तो ओवरऑल जो कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है उसमें तो हमारे पास इंटरसेलुलर क्लेफ्ट और प्लाज्मा लिमल वेसिकल्स प्रेजेंट है. लेकिन जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें इनकी परमेबिलिटी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की और डिफरेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ताकि क्योंकि हर ऑर्गन का, हर टिश्यू का फंक्शन भी डिफरेंट है, तो उसमें डिफरेंट टाइप की हमारे पास परमेबिलिटी प्रेजेंट होगी. Now what is vasomotion? Vasomotion ये है कि blood flow intermittently through capillaries due to intermittent contraction of metarterioles and precapillary sphincter. स्फिंक्टर से पहले जो हमारे पास आर्टरीज आती हैं, these are metarterioles, और कैपिलरी में स्टार्ट होने से पहले भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. तो हमारे पास ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करता है कैपिलरीज में से, बल्कि वो इंटरमिटेंट फ्लो करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर टिश्यू डिमांड ऑक्सीजन, टिश्यू की ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उस केस पे क्या होगा कि स्फिंक्टर और मेटार्टरियोल्स रिलैक्स कर जाएंगे और उसमें से फ्लो ज़्यादा हो जाएगा. इसी तरह ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी तो वो फ्लो कम
कम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, ये जो इंटरमीडिएट फ्लो हो रहा है, इसको हम कहते हैं वेसो मोशन। So the degree of opening and closing of meta-arterioles and precapillary sphincter totally depends on concentration of oxygen in tissues. अब जो सब्सटेंसेस हैं बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो पास होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर तो कोई लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, इट विल डिफ्यूज डायरेक्टली थ्रू सेल मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इजीली डिफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल या नॉन लिपिड सॉल्युबल है, दे हैव टू पास थ्रू इंटरसेलुलर पोर्स इन कैपिलरी मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स, सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज। ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इनको क्लेफ्ट्स में से पास करना पड़ता है। लेकिन कोई लिपिड सॉल्युबल होता है, वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में से पास करके चला जाएगा। More the molecular size of the substance, lesser will be the permeability, but it is totally dependent on various tissues. Why? अगर हम देखें वाटर की, ऑक्सीजन के, इनका मोलिकुलर साइज ज़्यादा होता है तो इनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम लिवर में देखें तो वहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी इक्वल है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए ये चीज़ सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती मॉलिकुलर साइज पे, बल्कि इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है। अब जैसे किडनीज की बात करें तो वहाँ पे आयंस की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होनी है वहाँ पर। तो इसलिए हमारे पास हर टिश्यू के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस चीज़ सब्सटेंस को परमेबिलिटी देगा। लेकिन अगर जनरली हम बात करेंगे अगर पूरी बॉडी में एक जैसी कैपिलरीज हो तो फिर जितना मॉलिकुलर साइज होगा उतनी कम परमेबिलिटी होगी। अब हम देखते हैं कि नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड कर दिया ऑन कंसंट्रेशन डिफरेंस। मोर द कंसंट्रेशन डिफरेंस मोर विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल अगर आर्टीरियल एंड पे देखें तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन टिश्यू के अंदर, इंटरस्टिशियम के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है। तो फ्रॉम हाई ऑक्सीजन कंटेंट टू लो वो मूव करेगा एट आर्टीरियल एंड। तो इसलिए यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस था, तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा उतना ज़्यादा वो डिफ्यूज़ करके ऑक्सीजन जाएगी। लेकिन अगर वीनस एंड पे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यूज ज़्यादा होता है और हमारे पास ब्लड के अंदर कम होता है, इसलिए वो हमारे पास ऊज आउट करता है, ये डिफ्यूज इनसाइड द ब्लड करता है। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा किस सब्सटेंस का, उतना ज़्यादा उसका डिफ्यूजन का रेट होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इंटरस्टिशियम एंड व्हाट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। 1/6 of the total body volume is the spaces between the cells called interstitium। अब सेल्स के दरमियान में जो हमारे पास स्पेस है उसको हम कहते हैं कि वो इंटरस्टिशियम है। और जितना बॉडी हमारे पास वॉल्यूम है उसका 1/6 जो है हमारे पास बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट है। और उसके अंदर जो फ्लूइड होगा इंटरस्टिशियम है, उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक इंटरस्टिशियम है, ये हमारे पास दो सेल्स हैं, उनके दरमियान की ये स्पेस है और ये कैपिलरी पास करी। ये जो हमारे पास सारे स्पेस है बिटवीन द सेल्स उसे हम इंटरस्टिशियम कहते हैं और इसके अंदर ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब इंटरस्टिशियम किस चीज़ से बना होता है? इंटरस्टिशियम में एक लॉन्गेटेड से फाइबर्स होते हैं जिनको हम कोलेजन फाइबर्स कहते हैं। वो अलॉन्ग द होल लेंथ मूव कर रहे होते हैं और जितनी भी टिश्यू की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, असल में जो उनकी स्ट्रेंथ मिलती है वो इन कोलेजन फाइबर्स के थ्रू मिलती है। ये अलॉन्ग द होल लेंथ भी कई दफ़ा इतने फाइबर्स बड़े होते हैं कि वो पूरे स्प्रेड किए होते हैं। इन कोलेजन फाइबर्स के अलावा जो ब्लू से हमारे पास फाइबर्स हैं, ये छोटे से ग्रीन कलर के ये जो छोटे से फाइबर्स हैं दीज आर प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स। तो इसमें दो तरह के हमारे पास इंटरस्टिशियम में फाइबर्स होते हैं, एक कोलेजन और एक प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटियोग्लाइकन किसका बना होता है? 98% हाइड्रोनिक एसिड का और 2% प्रोटीन का हमारे पास बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होती है। अब इंटरस्टिशियम के अंदर कुछ जेल प्रेजेंट होगी और कुछ फ्री फ्लूइड होगा। जो जेल होगी वो क्या होगी? जो हमारे पास इस प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स के दरमियान में इंट्रैप हुआ होगा वो हमारे पास होगी जेल। वो इधर उधर फ्रीली मूव नहीं कर सकती है क्योंकि वो टोटली इंट्रैप हुआ है। लेकिन इसके अलावा कुछ फ्री फ्लूइड भी होगा जो इनसाइड कैपिलरी और आउटसाइड द कैपिलरी आके मूव करता जाएगा। वो अब जो फ्री फ्लूइड है वो हमारे पास या तो वेसिकल्स की फॉर्म में अरेंज हुआ होगा या फिर हम उसको कहेंगे कि रिवुलर्स उसके प्रेजेंट है, यानी कि लॉन्ग थ्रेड से या निडल्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट है, वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो इंटरस्टिशियम के अंदर कुछ जेल हमारे पास भी प्रेजेंट है और फ्री फ्लूइड भी प्रेजेंट है। अभी जो जेल है और जो ये फ्री फ्लूइड है ये आता कहाँ से? ये कैपिलरी से आता है बाय फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन हमारे पास, इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एज ऑफ प्लाज्मा होगी। लेकिन प्लाज्मा से क्या इसमें डिफरेंट होगा? इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत कम होंगी। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्यों कम होंगी? क्योंकि कैपिलरी की जो पोर्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि वहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन्स भी डिफ्यूज आउट हो सकें। दैट्स वाई जो हमारे पास ये फ्री फ्लूइड है या इंटरस्टिशियम का हमारे पास जेल है उसकी कंसंट्रेशन सेम होगी एज ऑफ प्लाज्मा, लेकिन उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होंगे। अब ये जो आप लोगों की स्टार्टिंग पोर्शन है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बॉडी में एडिमा डेवलप होता है वो किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह परमेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज होती है। अब अपने याद रखने की जो कैपिलरी के अंदर कुछ फोर्सेज हैं जो कैपिलरी के अंदर फ्लूइड रखने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जो कैपिलरी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम कैपिलरी प्रेशर की बात करें दैट इज नोटेड एज पीसी, ठीक है। ये इतना जितना ज़्यादा हमारे पास कैपिलरी के अंदर प्रेशर होगा उतना फ्लूइड ऊज आउट करके इन आउटसाइड मूव करेगा इन इंटरस्टिशियम। इसी तरह से जितना इंटरस्टिशियल का फ्लूइड प्रेशर होगा उतना वो उसको इनसाइड द कैपिलरी मूव करेगा।
अगर प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज़ से आता है अभी हम आगे मैं आपको फर्दर डिटेल बताती हूँ, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू आता है। ठीक है, जो प्लाज्मा का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जितना ज़्यादा होगा, जितनी प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी वो उतना फ्लूइड को अपने पास रखने की कोशिश करेंगी। सो मोर द प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर मोर विल बी द फ्लूइड मूवमेंट इनसाइड द कैपिलरीज। इसी तरह से अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उतना ज़्यादा फ्लूइड आउटसाइड मूव करना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर कैपिलरीज डैमेज हो जाए, यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कैपिलरीज डैमेज हो जाए और प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक आउट कर जाए फ्रॉम द कैपिलरीज इन द इंटरस्टिशियम, तो इंटरस्टिशियम में अब यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी, वो सारा फ्लूइड कैपिलरी से आउटसाइड मूव करवाना शुरू कर देंगे। इस तरह हमारे पास एडिमा डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन के अंदर, इन्फेक्शन के अंदर, इस तरह से ये सारा इसका प्रोसेस होता है। तो अगर हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखें कि ओवरऑल कितना फिल्ट्रेशन प्रेशर आया हमारे पास, तो हम लोग ये दोनों फोर्सेस आपस में अपोज करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और टोटल ये जो दोनों फोर्स हैं इनका सम करके इसमें से भी सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे, तो वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा हमारे पास। और ये थोड़ा सा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर स्लाइटली पॉजिटिव होता है, इसी वजह से कैपिलरी से थोड़ा थोड़ा सा फ्लूइड हमारे पास आउटसाइड इंटरस्टिशियम में आता रहता है और वो वापस रिटर्न किस तरह होता है, थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि ये इंटरस्टिशियम से आगे क्या जनरेट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। वो जितना फ्लूइड ऊज आउट होकर आया है ना, वो सारा लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू दोबारा वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है। अब जो रेट ऑफ फ्लूइड फिल्ट्रेशन है वो सिर्फ, अब नेट फिल्ट्रेशन तो हमने ये कंपोनेंट्स देख लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेट फिल्ट्रेशन इतनी हो, कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। जैसे हर ऑर्गन में कैपिलरी पोर्स का साइज़ डिफरेंट है, नंबर डिफरेंट है, हमने देखा ना, जैसे ब्रेन में हमने कहा था टाइट जंक्शंस हैं, जीआईटी में थोड़े मीडियम साइज़ हैं, तो हर कैपिलरी के पोर का साइज़ और नंबर सेम तो नहीं है। इसी तरह हर ऑर्गन के अंदर सेम नंबर ऑफ कैपिलरीज पे तो नहीं है ना, तो ये भी तो फैक्टर्स इस फोर्सेस को मॉडिफाई करते हैं। इन फैक्टर्स को हम कहते हैं ये कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है। इस तरह से हम कहेंगे कि टोटल फिल्ट्रेशन जो है वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नहीं है, बल्कि वो इस फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से, तो उतनी फिल्ट्रेशन होगी कैपिलरीज की, क्योंकि ये फैक्टर्स भी उस फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं हमारे पास। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज़ की वजह से, हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से। वो टोटल 28 होता है, उसमें से 19 मिलीमीटर जो मर्क्यूरी होता है वो डिसॉल्व प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन वगैरह से, और 9 मिलीमीटर मर्करी जो होता है वो डोनान अफेक्ट की वजह से होते हैं। वो इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे पास बीच में आयंस भी तो है ना, केटाइन, सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, उनकी वजह से भी ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर इंसर्ट हो रहा होता है। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है वो हमारे पास किसकी वजह से होता है, वो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है। थोड़ी बहुत प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक आउट कर जाती हैं, इसलिए ये सिर्फ 8 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए इतनी ज़्यादा कैपिलरीज परमेबल नहीं होती, इसलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो 8 ही होता है हमारे पास। अच्छा, अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट के, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है, उसमें से सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर 80% वो एल्ब्यूमिन की वजह से इंसर्ट होता है, 20% ग्लोबुलिन की वजह से, और फिब्रिनोजन का तो तकरीबन ना होने के बराबर इफेक्ट है। इसलिए मेन चीज़ एल्ब्यूमिन आपने याद रखनी है कि मोर द एल्ब्यूमिन लीक आउट मोर विल बी द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनीथिंग ऑफ प्लाज्मा और ऑफ द इंटरस्टिशियम। अब फ्लूइड कैपिलरी में से एक्सचेंज कैसे होता है, आर्टीरियल एंड पे अगर हम देखें ना तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, कैपिलरी का प्रेशर, ठीक है, तो वो 15 to 25 मिलीमीटर मर्करी ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू एज वीनस है। इसलिए ये होता है कि कैपिलरी वाली साइड पे जब कैपिलरी का प्रेशर बढ़ जाता है तो आर्टीरियल एंड के ऊपर फ्लूइड फिल्टर आउट होता है, लेकिन वीनस साइड पे वो रिजॉर्ब हो जाता है हमारे पास। तो हमारे पास जो फोर्सेस आउटसाइड मूव करती हैं फ्लूइड को, वो क्या क्या होती हैं, एक तो कैपिलरी प्रेशर हो गया, नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर हो गया, और इंटरस्टिशियल कोलाइड प्रेशर हो गया। ये 3 फैक्टर्स मिलकर उसको आउट करवाती हैं। और इनसाइड कौन सा फैक्टर रखने की कोशिश करते हैं, ओनली वन फैक्टर, प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आर्टीरियल एंड पे ये हमारे पास नेट फोर्स पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव होती है, वीनस एंड पे ये लेस पॉजिटिव होती है। जितना फ्लूइड फिल्टर आउट हुआ है वो आर्टीरियल एंड पे उतना ही तकरीबन रिजॉल्व हो जाता है वीनस एंड पे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, और उस डिफरेंस को बैलेंस कौन करते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर के लिम्फेटिक सिस्टम। वो लिम्फेटिक सिस्टम उसको लिम्फ जो है उसको लेकर जाती है वापस टुवर्ड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब नॉर्मल फोर्सेस अगर ये हो जाए, ठीक है, अगर मीन कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज कर जाए अबव 17, तो नेट फोर्स जो कैपिलरी प्रेशर की फोर्स है इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड फिल्टर आउट होना शुरू होगा। अब जितना ज़्यादा फ्लूइड फिल्टर आउट हुआ है उतना सारा लिम्फ इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि लिम्फेटिक्स तो उतने ही साइज़ की हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा फ्लूइड फिल्टर आउट हो जाए, तो एक्सेस फ्लूइड जो है वो इतना ज़्यादा फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको रिटर्न बैक कर सकें, इसलिए वो सारा इंटरस्टिशियम के अंदर ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा इंटरस्टिशियम उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, एडिमा। दिस वॉज ऑल अबाउट द माइक्रो सर्कुलेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरीज। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टार्लिंग फोर्सेज हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि आपको आगे मेडिसिन में, सर्जरी में और हर जगह फिजियोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।